नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब हरियाणा के स्कूल्स में हर घंटे बजेगी पानी की घंटी। गर्मी से बचाव को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रदेश में चल रही लू को देखते हुए निदेशालय ने विद्यार्थियों को धूप में नहीं बैठाने, साफ पानी की व्यवस्था के साथ साथ हर घंटे पीने के पानी के लिए घंटी बजाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस बारे में शिक्षा निदेशालय से निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को धूप में नहीं बैठाया जाएगा और न ही किसी तरह के आयोजन में शामिल होंगे। साथ ही साफ पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी और हर घंटे के बाद 1 घंटे के बाद अंतराल पानी पीने के लिए रखा जाएगा और इसके लिए घंटी भी बजाई जाएगी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि स्कूल के मुखिया को हिदायत दी है कि रेड क्रॉस फंड में लू से बचाव के लिए ORS की व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों को गर्मी से बचाव के लिए जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन आयुष विभाग की मदद लेगा, साथ ही आपात स्थिति में अस्पताल से भी संपर्क स्थापित करेगा। कालीन अवकाश जो है वो 1 जून से प्रारंभ होता है और लेकिन समय से पहले ही जो है गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। इसके लिए विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी आयोजन जो है धूप में ना किया जाए और सभी के सभी बच्चे कक्ष में ही रहें, किसी प्रकार से बरामदे में भी ना रहें और कक्षा के जो कक्ष हैं उनमें उनकी खिड़कियां ढकी रहें, चाहे वो किसी रिफ्लेक्टर के माध्यम से या पॉलीथीन के माध्यम से हो सकती है या गत्ते के माध्यम से, अन्य कोई भी माध्यम जो उपलब्ध है विद्यालय स्तर पर उससे उसको ढक कर रखें और हर प्रत्येक 1 घंटे के बाद जो है बेल बजाई जाए, जिससे बच्चे जो है पानी जाकर जो है वो पी सकें, पानी की कमी ना रहे। यदि कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए कि ORS के पैकेट जो है वो खरीद कर रखे जाए और बच्चे को तत्काल जो है एक फर्स्ट एड उपलब्ध कराई जाए। यदि कोई बड़ी इमरजेंसी आती है तो उसमें PSC CSC जो भी हमारा हॉस्पिटल नज़दीक है, मेडिकल सेवा नज़दीक है, उस पर जाकर कॉन्टैक्ट किया जाए और हर प्रकार से गर्मी से करीबन 60 गांव में ब्लॉक लेवल पर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्पेशल अभियान चलाकर लोगों के जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान को बहल ब्लॉक से शुरू किया जाएगा, जो कि 2 जून तक चलेगा। इस बारे में जिला परिषद के CEO डॉक्टर मनोज दलाल ने बताया कि रोजगार दिवस के अंतर्गत एक अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक गांव में जाकर जॉब कार्ड बनाए जाएंगे और तुरंत जारी भी किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पहले लक्ष्य में वे 60 गांव में जाकर जॉब कार्ड बनाएंगे और उनकी समस्याएं भी दूर करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को लेकर सभी 312 गांव का रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस कार्य की शुरुआत 25 मई को बहल ब्लॉक से की जाएगी ताकि मनरेगा योजना के तहत सभी को रोजगार मिल सके। आज हमने मनरेगा के लिए सभी APPOs की मीटिंग करी है और उसमें जो पुराने समय में पिछले साल जो हमारी दिक्कतें रही हैं, जो कमियां रही हैं, उन पे हमने काम करने का प्रयास किया है कि वो कैसे सुधर सकती हैं। जैसे पिछली बार हमारे भिवानी में कुल मिलाकर के 312 पंचायतें हैं। पिछली बार 60 ऐसी पंचायतें हमने चिन्हित की हैं जहाँ कोई काम नहीं हो पाया था। तो उसके लिए हमने आज ये फैसला किया कि सबसे पहले हम उन्हीं 60 गाँव में पहुँचे रोज़गार दिवस के माध्यम से। हम उन 60 गाँव में रोज़गार दिवस मनाने वाले हैं, जिसमें जिस ब्लॉक में किसी ब्लॉक में 2 पंचायतें रहती हैं, किसी में 5 रहती हैं, किसी में 10 रहती हैं। तो सभी APPOs को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2 से 5 दिन में इन सभी 60 गाँव में अलग अलग दिन चुन करके हम इसको 29 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 29 मई से। बहल में हम इसको कल से ही प्रारंभ कर रहे हैं ताकि हम हर गांव में पहुंच सकें, उसके सरपंच से बात कर सकें, मेट से बात कर सकें, ग्राम सचिव से बात कर सकें और जो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर हैं उनसे हम बात कर सकें। और हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा जो ABPO है वो इन गांव में पहुंचे और जहां अगर संख्या ज़्यादा होती है तो वहां हम जिले लेवल पर भी प्रयास करेंगे कि हम वहां पहुंच करके उन लोगों से बात करें और जिन गाँव में कतई काम नहीं हो पाया है पिछले साल, उन गाँव में काम चल सके। तो हमारा पहला तो ये प्लान है। दूसरा, आज हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे परसेंटेज जो थे वो पिछले साल लगभग 85% के करीबन रहे हैं, तो हम इसको इस बार 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज के रूप में लेना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारी दूसरी योजना ये है कि जैसे ही हमारा ये पहला काम जो रोज़गार दिवस वाला 60 पंचायतों को कवर करने के बाद का जो काम होगा, हम सभी मेट्स को ब्लॉक लेवल पे बुलाने वाले हैं। इसमें सरपंच भी होंगे और मेट्स भी होंगे और टेक्निकल स्टाफ भी होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हम होंगे,
हम उन्हें काम के बारे में बताने वाले हैं, उनके मोटिवेशन के लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो 266 काम हैं उनमें बहुत ही कम काम मेट को जानकारी होती है, सरपंच को जानकारी होती है और गाँव को भी जानकारी होती है। हम उनमें से 2 हिस्सों में इन कामों को बांट रहे हैं। हमने इस बारे में भी चर्चा करी है, इंडिविजुअल कितने काम करवाए जा सकते हैं और सार्वजनिक कितने काम करवाए जा सकते हैं। और फिर हम वहाँ को ट्रेनिंग देने वाला हैं इस बात की कि भाई केवल मिट्टी खुदाई का काम ही मनरेगा से नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे परसेंटेज भी जनरेट हों, लोगों की आमदनी भी बढ़े और एसेट का निर्माण भी हो और जो काम हम चाहते हैं वो काम भी हो। तो दूसरे कदम पे हम ये करेंगे कि हर ब्लॉक लेवल पे प्रत्येक गांव से सरपंच, मेट और उस गांव का ग्राम सचिव और जेई उस मीटिंग में शामिल हो और 2 से 3 घंटे हम उनके ट्रेनिंग का सेशन आयोजित करने वाले हैं, कामों के सिलसिले में भी और वर्क फ्लो कैसे चले उसके सिलसिले में भी। तो 2 काम हमने ये किए हैं। दूसरा ये है। तीसरा, अभी वर्तमान में हमारे पास 66 पंचायतों में काम चल रहा है और लगभग 25,000 मैंडेट जनरेट हो चुके हैं। तो ये कमोबेश शुरुआती तौर पे सही आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि जैसे ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे, सारे इनोवेशन करेंगे, तो उसमें एक बदलाव की बयार तो अवश्य आनी है। मैंने आपको बताया जैसे रोज़गार दिवस में यही होता है कि जब आप किसी गांव में जाएं तो सबसे पहले जॉब कार्ड बनाए जाते हैं। तो हम ये एक अभियान छेड़ेंगे, क्योंकि हमने ये चर्चा करी कि डिमांड बहुत सारी हैं, वो किसी गैप की वजह से पूरी नहीं कर पाए। तो हम उन डिमांड्स को भी मीट आउट करेंगे और अधिक से अधिक जॉब कार्ड भी बनाएंगे। जब ये रोज़गार दिवस जो मनाए जाएंगे उसमें उसका मूल उद्देश्य ये भी होता है कि जो लोग जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं उनको नए जॉब कार्ड इशू किए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगले 15 से 20 दिन में हम भिवानी के किसी गांव को नहीं छोड़ेंगे जहां किसी की इच्छा हो जॉब कार्ड बनवाने की और उसका ना बना हो। ये हम इन रोज़गार दिवस के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि पहला। सुरेश प्रजापति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आज विभिन्न संगठनों द्वारा उनका सम्मान किया गया। स्थानीय हनुमान गेट से चेजारान धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर भारत मुक्ति मोर्चा, नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था, श्री दक्ष प्रजापति महासभा, वाल्मीकि महासभा, सैनिक कल्याण परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण सभा, सिख मोर्चा, दक्ष प्रजापति युवा सेना, धानक महासभा, लोहार महासभा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, महिला मोर्चा, महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकादमी आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया और फूलमाला व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से मजबूत होने के बाद भी शोषित समाज राजनीतिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनका उद्देश्य शोषित समाज के उत्थान एवं हितों के कार्य करना जरूरी है, जिसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि शोषित समाज के उत्थान के लिए प्रत्येक शहर व ग्रामीण स्तर पर वार्ड वाइज कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा ताकि पिछड़ा वर्ग को उनके हकों के प्रति जागरूक किया जा सके। ये एक समाज की लड़ाई है। ये वाम से ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कल मेरे को रोहतक में हरियाणा लेवल की मीटिंग थी और उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते ही जैसे ही भिवानी में भाइयों को पता चला तो कल ये कह रहे थे भी आपका सम्मान समारोह करेंगे। मैं कहा भी कल तो नहीं, एक दिन का टाइम तो दो। तो आज इन्होंने सम्मान समारोह किया है, सर्व समाज की तरफ से सम्मान समारोह किया गया है और मैं जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है उसको बहुत ही अच्छी तरह से निभाऊंगा और समाज की लड़ाई जितने भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे जाति आधारित जनगणना का है, ओबीसी के क्रीमी लेयर को खत्म करवाना है, जितना भी हमारा बैकलॉग बचा हुआ है उसको पूरा करवाना है, तो जितने भी हमारे मुद्दे बैलेट पेपर से चुनाव करवाना, तो पिछड़ा वर्ग का जितना भी मुद्दे हैं उनको लेके हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस लड़ाई के अंदर पूरे का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। ये एक सामाजिक लड़ाई है। राजनीति के अंदर तो लोग मतलब जाते हैं, वो फिर राजनीति में काम नहीं कर पाते इसमें समाज में, और सामाजिक जो काम है ना उसके अंदर तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और समाज के मुद्दे को ही उठाना पड़ता है।
भिवानी शहर के अंदर हमारे सुरेश प्रजापति को, एक हमारा बैकवर्ड समाज है, उस हमने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, उसके सम्मान में आज यहाँ सम्मान समारोह किया गया है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की लड़ाई लड़ेंगे और समाज हित में ये काम कर रहे थे पहले से भी, इसलिए आज सर्व समाज ने इकट्ठा होकर के इनको यहाँ पर सम्मानित किया है। तेजारा की धर्मशाला भिवानी के अंदर ये विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाते रहते हैं, समाज के प्रति सचेत रहते हैं, समाज को जागृति का काम करते हैं। जैसे MP to MP, मेंबर ऑफ पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का हमारा जो आरक्षण है, 1931 की जनगणना के अनुसार 52% हमारी आबादी घोषित की हुई है सरकार ने आंकड़ों के द्वारा, जिसका आरक्षण अभी 27% है। तो हम समाज इनके साथ मिलकर प्रधान जी के साथ 27% आरक्षण हमें राजनीति में चाहिए। क्रीमी लेयर का मुद्दा उसको खत्म करना चाहिए और जो भी बैकवर्ड को वंचित कर रखा है अपने हितों से, उन सब को पूरा करवाने के लिए हमारे प्रधान जी हमने आगे लिए हैं। हम इनके प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, और जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर चौधरी विकास पटेल जी कर रहे हैं और हरियाणा में हमारे माननीय सुरेश प्रजापति करेंगे। और इन्हें हमेशा ही समाज के मुद्दों को लेकर अग्रणीय रहे हैं और आगे भी चलकर ये अग्रणीय रहेंगे। इनकी हमेशा मांगे रहती हैं, जैसे संविधान मानता है संख्या को, तो OBC की 52% है, लेकिन दिया गया है 27%, वो भी क्रीमी लेयर लगाकर उसको खत्म करवाने का, क्रीमी लेयर को खत्म करवाने का और 52% को 52% दिलाने का काम सुरेश प्रजापति जी करेंगे। और जैसे बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा हमेशा पिछड़ा वर्ग मोर्चा चलाता आया है, वो भी सुरेश प्रजापति जी आगे लेकर चलेंगे। और OBC की जाति आधारित जनगणना, जो कि अंग्रेजों के समय में 1931 के बाद आज तक नहीं हुई है। नगर के भिवानी पब्लिक स्कूल में आयोजित G20 सम्मेलन के मॉडल के प्रथम सत्र का समापन किया गया। 2 सत्र में विभिन्न कला कक्षाओं के 58 विद्यार्थियों ने इस दौरान अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व कर भारत के साथ विभिन्न देशों से उनके संबंधों को दर्शाया। सर्वप्रथम सम्मेलन का आरंभ विद्यालय निदेशिका आशा पाहुजा की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस सम्मेलन में बच्चों ने भारत सहित अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में अपने अपने देशों की उपलब्धियों को व्यक्त किया। भारत ने मेजबानी दिखाते हुए विभिन्न देशों से आए हुए अतिथियों का स्वागत अपने देश की संस्कृति, वेशभूषा और अतिथि देवो भव के साथ जोर शोर से किया। विद्यालय सभागार में बच्चों ने 28 राज्यों की वेशभूषा से सुसज्जित हो आए हुए अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। विद्यालय निदेशिका सचिव पुलकित पाहुजा द्वारा दिए गए सुझाव में विद्यार्थियों ने अपनी अपनी प्रतिभा को निखारा और आत्मविश्वास से अपने अपने वक्तव्य रखे। भिवानी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमारे विद्यालय ने मॉडल G20 का आयोजन करवाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल G20, जो कि पूरी दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उन सब की अध्यक्षता आज हिंदुस्तान कर रहा है और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ को समझें कि आज जो उपलब्धि हमारे देश के पास है, उस चीज़ का अनुमान इन बच्चों को मॉडल G20 के थ्रू देने की हमने कोशिश की है। इसमें बच्चों ने विभिन्न देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर बन करके अपने अपने देशों का पक्ष रखा है। इसमें बच्चों ने G20 के मेंबर्स और 9 गेस्ट कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया है। और डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे जो यूरोपियन यूनियन है वो हमारे जैसे देशों के ऊपर एक कार्बन टैक्स लगा रही है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उस चीज़ को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी को लेकर के डिस्कशन किया गया है। इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर के डिस्कशन किया गया है। इस तरीके के जो भी टॉपिक्स पूरे की पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, उन सब की समझ लेकर के, उन सबको स्टडी करके, उस पर रिसर्च करके इन बच्चों ने खुद ब खुद अपने टॉपिक्स को तैयार करके आज डिस्कशन किया है। वह एक बहुत ही अच्छे नतीजे पर पहुंचे भी हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी और गर्म हवाओं से आम जनजीवन तो व्यस्त है ही, इसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर भी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के कारण लोग हैजा और बुखार के भी शिकार हो रही है। ऐसे मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी को लेकर भिवानी हलचल की टीम ने CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य से खास बात की। इस बारे में CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि बीते 4-5 दिनों से भिवानी का तापमान 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसके चलते भिवानी में और ग्रामीण क्षेत्रों में हीट वेव पैदा हो रही है।
जिसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है, जिससे हैजा, बुखार इत्यादि के वो शिकार हो रहे हैं। साथ ही वे डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन इत्यादि से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घड़े का शुद्ध पानी पिएं और खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह के केसेस का तुरंत उपचार करने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। 4-5 दिन से हमारा जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि कल जो अखबार के माध्यम से पता लगा 45.6 था और हमारा भिवानी का भी 42 के आसपास था। तो आसपास के जो जितने भी एरिया हैं उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हीट वेव पैदा होती है वो बच्चों और बूढ़ों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। हम इसे हीट वेव से बचने के लिए अपने शरीर को ढक करके रखें। पहले जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे अपने शरीर पर मंडासा मारते थे, ढक के चलते थे, अपने शरीर को ढक के रखें। और जब भी प्यास लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नमक चीनी पानी का घोल पिएं, शिकंजी बना के पिएं और लस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनका भी प्रयोग करें। इस सीजन में तकरीबन जो होता है तो पानी और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण हम उनको जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसी बीमारी से उल्टी दस्त हो जाते हैं। बचने के लिए हमारे जो खाने पीने की चीज़ें उनका सावधानी से प्रयोग करें। पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें क्लोरीन की एक टैबलेट डालें और एक घड़े को 40 मिनट तक रख के तो हम वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है। तो इसी कड़ी को देखते हुए जो हीट वेव से बचने के लिए हम खास करके 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक अवॉइड करें। अगर जाना पड़े तो अपने शरीर को ढक के जाए और फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें। कि एक हमने कंट्रोल रूम भी बना रखा है कि अगर मान लो किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको हम एक इमरजेंसी होती है उसमें नियर बाई हमारी CHC है, SDH है, उनको बता रखा है कि एक अपना जो हाइपर पैरेक्सिया रूम होना चाहिए जिसमें कूलिंग के लिए AC लगा हुआ हो और हाइड्रेशन की प्रॉपर सुविधा हो। जैसे कि हमने पेरिफेरल में और हमारे यहाँ इमरजेंसी में एक अधिकृत नोडल अफसर भी बना रखा है, एक इसका नंबर भी है। तो जितने भी हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की जानी है वो हमने कर रखी है। अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए फौजा फिल्म की स्टारकास्ट नगर में पहुंची मल्होत्रा फिल्म्स की इस फिल्म पर विस्तृत चर्चा इन कलाकारों ने मीडिया से की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को समर्पित हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इस मौके पर फिल्म के निर्माता अजीत डालमिया, निर्देशक प्रमोद कुमार, फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेशनल अवार्ड विनर पवन राज मल्होत्रा, पहले पर्दे पर डेब्यू कर रहे कार्तिकेय दमू तथा ऐश्वर्या सिंह, मंजे हुए अदाकार जोगी महन मलंग, हरिओम कौशिक, जानवी सांगवान, कुलदीप सिंह, नीवा मलिक, विक्रम मलिक, रामवीर आर्यन, रोनित मारवा आदि मौजूद रहे तथा फिल्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। फिल्म की परिकल्पना प्रमोद कुमार तथा पटकथा प्रवेश राजपूत एवं आकाश ने लिखी है। फिल्म के गीतकार नौशाद सदर खान हैं। फिल्म में मेकअप दीप शिखा एवं यश ने संभाला है। आर्ट डायरेक्शंस विशाल मान एवं मनदीप दहिया ने किया है तथा क्रिएटिव डायरेक्टर हरिओम कौशिक रहे हैं। प्रोडक्शन का भार कुलदीप सिंह एवं विकास बेरवाल ने संभाला है। अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए पवन राज मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने अनेकों नाटकों एवं फिल्मों में अभिनय किया, परंतु जिस तरह फिल्म फौजा की कहानी ने उनके दिल को छू लिया ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। भारतीय सेना को समर्पित इस फिल्म में काम करके उन्हें बेहद गर्व व खुशी होती है। कार्तिक एवं ऐश्वर्या ने भी इतने उम्दा कलाकारों के साथ डेब्यू करने का मौका मिला और अपना सौभाग्य बताया। हमारे पास तो जो कहने को है वो तो हमने पिक्चर में डाल दिया है। हमारे बीच में हमारे कलाकार रामवीर आ रहे हैं, आप भी आइए। 1 जून को जो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है, पूरे हरियाणा में तो है ही है, 10 और राज्यों में फिल्म रिलीज होने वाली है। सर ये जो फिल्म है इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है सर, ये फिल्म हरियाणा की, जो कि पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसमें कलाकार भी हरियाणा के, जिसमें जो तकनीक है सर वो भी सब हरियाणा के ही सिंगर, हरियाणा का ही लेखक, हरियाणा में ही शूट हुई और हरियाणा में ही बनी। तो सर एक तो ये कि हमारी फिल्म नहीं है, ये आपकी फिल्म है और इसके हर सीन में आपको फौज का जज्बा दिखेगा,
आर्मी की खुशबू दिखेगी, आर्मी के लिए प्यार दिखेगा। ये पूरी तरह भारतीय सेना को समर्पित फिल्म है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणवी फिल्में पहले भी बहुत साल, आज से 35-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहू रानी और ऐसी फिल्में बनी जो चली, और उसके बाद फिर धड़ाधड़ 2-4-5-10 फिल्में बनी। फिर मैंने पंजाबी फिल्में भी की हैं, तेलुगु फिल्में भी की हैं, भोजपुरी भी बनती हैं। तो हरियाणा में क्या नहीं है आपके पास, पता है कमाल का है कि सड़क के इस तरफ आप गांव दिखा लीजिए, सड़क के इस तरफ इंडियाज मैनहट्टन दिखा लीजिए, हर चीज है। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर अब सब्सिडी भी मैंने सुना शुरू कर दी है, तो इसलिए की ना, ताकि, और एक इंस्टीट्यूट भी है, इसलिए बनाया है ये सब, ताकि एक फिल्म इंडस्ट्री आ सके। तो उसमें क्या है, एक जैसे मैं कल भी किसी का, एक बच्चे के लिए बोलते हैं ना टीदिंग प्रॉब्लम, कोई नई चीज शुरू होती है, उसमें क्या क्या चीजें नीचे होती है, उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ कमियां होंगी। तो यही टाइम है कि आपको अपनी स्टेट को सपोर्ट करना होगा। हमने थोड़ा साइलेंस करेंगे प्लीज, आवाज नहीं सुन पा रहे थे आप। और हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने भी पुरानी पिक्चर देखी, उस फिल्म का असर लोगों पर क्या पड़ता है। आप अगर 40 के दशक से लेके 70 के दशक तक की फिल्मों को देखोगे तो उस वक्त के हालात और हमने समाज को किस तरफ ले जाना था, देश को किस तरफ ले जाना था। कहीं रोटी की भूख थी, कहीं रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी। तब उसी बात को लेके फिल्में बनाई जाती थी। बीच का दौर ऐसा भी आया कि इसमें पैसा ज्यादा कैसे कमाई हो सकती, लेकिन उस बीच के दौर ने हमारे यूथ को खराब करके छोड़ दिया। हमारी समाज, हमारा संस्कृति, हमारे संस्कार, वो सारे के सारे तहस नहस हुए। फिल्म का बहुत असर पड़ता है परिवार पर। आज क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां की अगर भौगोलिक स्थिति देखोगे आप, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक सबसे ज्यादा फौज के अंदर भर्ती होने वाला सिपाही मिलेगा। और इससे दो चीजों के ऊपर असर आता है। जहां देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है, वो प्रायोरिटी है दुनिया की हर देश की, दुनिया के हर देश की। आप टीवी में, मीडिया में खबर देखते हो, रसिया यूक्रेन का मामला देखते हो, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, श्रीलंका के क्या हालात हैं, नेपाल जैसा देश में दूसरा कैसे एंट्री कर गया, तिब्बत का पता ही नहीं चल पा रहा। यानी दुनिया में हलचल है, लेकिन कोई बचाता है तो एक सुरक्षित फौज बचाती है। और हिंदुस्तान की वही फौज जिस पर सारा हिंदुस्तानी घमंड करता है हर मामले में। इसलिए ऐसे माहौल में व्यवहारिक तौर पर जो फिल्में आएंगी उनका असर हमारे समाज पर भी पड़ता है, समाज पर पड़ता है। केवल फौज के अंदर जाने वाला सिपाही, उसका अपना घर, उसका अपना सराउंडिंग, वो एक क्योंकि बेल्ट की नौकरी करता है, देश के लिए करता है। समय किस टाइम उठना, किस टाइम पर तूने एक्सरसाइज करनी है, कब क्या काम करनी हो तो तूने अपनी देश के लिए जान तक देनी है। वरना इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या सुबह 7 की बजाय तो 9 बजे तो उठनी है, पैदा हो गए और उठा बसा देख तो 2 भर पचन आवे। किस टाइम के खाना है के नहीं खाना, उनकी आदत ऐसी होगी कि शरीर का मेरे गल सारा खराब, किसी का पेट में हो गया, किसी का शरीर कैसे हो गया। शरीर को भी ठीक रखना, एक बिल्कुल ऐसी जिंदगी जीना जो फौजियों से सीखनी चाहिए। फौजी देश के लिए भी मरता है, परिवार बाद में, देश पहले। और उसका समाज में जो हमारा बहुत बड़ा वर्ग जो भटक गया है, इस प्रकार की, क्योंकि हमने पिक्चर देखी तो नहीं है, लेकिन फिल्म के बारे में जैसा बताया गया है, जब हमारे परिवार के उस बच्चे फिल्म को देखेंगे तो हमें ये सारी जो आज के जमाने की
बेकार की चीजें हैं उनको छोड़ के हमारे परिवार का बच्चा भी एक सुरक्षित लाइन में आ जाएगा। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।